हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हमारे समास चल रहे थे और उसके अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले बताया था आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, सबसे पहले आपका था अव्ययी भाव समास। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था तत्पुरुष समास और नेक्स्ट हम पढ़े थे कर्मधारय समास और आपका कराया था द्विगु समास। यानी कि 4 समास मैंने आपके कंप्लीट करा दिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका जो है द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, समास से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना है, तो इसको हल्के में मत लेना कि हमसे होगा नहीं या फिर बहुत टफ है समास विग्रह। एक क्वेश्चन आपका आएगा और डीएलएड में इतना टफ नहीं देते हैं। जितने भी मैंने आपको कराए हैं ना एग्जाम्पल, मैंने एक जैसे ही ऑलरेडी आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए कि अगर आप इनको बस 2 से 3 बार देखोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आप आराम से इन्हें कर लोगे और इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको मिल भी जाएगा। सीधे सीधे एक आपको सामासिक पद दिया जाएगा, उसका विग्रह पूछते हैं, साथ साथ कौन सा समास है उसमें ये पूछा जाता है। जैसे चौरभ्यम आपका आया हुआ है, ठीक है, ऐसी पितरो शब्द का आया हुआ है समास। तो बहुत ही ईजी आते हैं, इसमें घबराना नहीं है कि हमसे हो नहीं पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपका 2016 में आया हुआ है। सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई थी कि द्वंद्व समास की परिभाषा लिखिए। तो द्वंद्व समास क्या होता है, इसका सूत्र है उभय पद प्रधानः द्वंद्वः। यानी कि द्वंद्व समास कैसा समास है जिस पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको बताए थे कौन कितने पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद इस समास में प्रधान होंगे। जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। जैसे राम कृष्णौ, तो रामश्च कृष्णश्च, इसका मतलब है कि राम और कृष्ण, यानी कि इसमें राम जी भी प्रधान है और कृष्ण जी भी प्रधान है। ऐसे ही माता च पिता च, तो माता और पिता दोनों ही प्रधान है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका माता पितरौ शब्द आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास के आपके 3 भेद होते हैं। पहला है आपका इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा है एक शेषे द्वंद्व समास। ये मैं इसलिए अलग अलग करवा रही हूँ क्योंकि इससे क्या है, आप अलग अलग समझ जाएंगे कि अच्छा कौन कौन से शब्द ऐसे हैं कि ये आएंगे तो ये द्वंद्व समास इनमें होगा। चलिए पहला देखते हैं आपका क्या, इतरेत्तर द्वंद्व समास। तो इतरेत्तर द्वंद्व समास में क्या होता है, जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपनी अलग अलग प्रधानता रखते हो तो उसको कहते हैं इतरेत्तर द्वंद्व समास। ठीक है, पहला उदाहरण है राम लक्ष्मणो। तो इसमें राम और लक्ष्मण दोनों हैं। अब इसमें होता क्या है, जब इस समास का आप विग्रह करोगे तो इसमें और आता है ना शब्द राम और लक्ष्मण, तो और के लिए हम संस्कृत में लगाते हैं चा, इसीलिए हर जगह आपको च च लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, और रामः चा होता है और रामः विसर्ग के साथ जैसे ही चा मिलेगा क्या हो जाता है, आपका श हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए रामः लक्ष्मण हो तो रामश्च हो जाएगा, रामश्च लक्ष्मणश्च। माता पितरों का क्या बनेगा विग्रह, माता च पिता च। हरिहरौ का क्या बनेगा, हरिः च हरः च। स्त्री पुरुषों का क्या बन जाएगा, स्त्री च पुरुष च। ठीक है, बस चा लगा देना है। चा का मतलब क्या होता है, और स्त्री और पुरुष, हरि और हर। ठीक है, हरि जी आपके विष्णु जी होते हैं और हर होते हैं आपके महादेव। और माता पितरों का माता च पिता च और राम लक्ष्मणों का रामः च लक्ष्मण च, ये बना सकते हैं। ठीक है, समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है, जब समास में आए पद अपना अर्थ बताने के साथ एक समूह का भी बोध कराते तो वहाँ होता है समाहार। समाहार शब्द से ही आ रहा होगा आपको समझ में कि समूह आ रहा होगा। वहाँ पर 2 पद अपनी अपनी प्रधानता बताते, यहाँ पर दोनों पद अपना अर्थ तो देते हैं, साथ साथ एक समूह का भी बोध कराते। जैसे हस्तम पादौ, हाथ और पैर का समूह। ठीक है, हस्तौ च पादौ च बन जाएगा। अहोरात्रम, रात्रि और दिन का समूह है। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या बनेगा, अह च रात्रि च। विग्रह सेम आपका पहले वाले जैसे ही होने वाला है। ठीक है, दधि घृतम, दधि च घृतम च। और नेक्स्ट है रथाश्वम, तो रथा च और अश्वाच। ठीक है, रथ और घोड़े का समूह होता है यहाँ पर, इसका बोध कराते हैं कि रथ के साथ साथ घोड़े का भी समूह उसमें है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका समाहार द्वंद्व समास है ये सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। जो आपको ये शब्द दिख रहा है ये क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन का है। ऐसे ही दधिघृतम ये भी क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन का है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं एक शेषे द्वंद्व समास का। तो इसमें क्या लग रहा है, एक शेषे, यानी कि जो सामासिक पद होगा वो एक ही बचेगा। 2 पद मिलेंगे और मिलके एक पद रह जाएगा, एक पद लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, जब समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रह जाता है। जैसे पितरौ,
तो माता और पिता दोनों का जब दोनों शब्दों का समास किया तो एक शब्द रह गया पितरों। ठीक है, और पितरों का आपका 2018 में आया था कि पितरों का विग्रह करिए, समास विग्रह, और ये कौन सा समास है ये भी लिखना है। तो पितरों का जो विग्रह होगा सेम वैसे ही हो जाएगा, माता च पिता च। रामों का विग्रह क्या बनेगा, तो राम में आते राम और परशुराम दोनों, तो इसका बन जाएगा रामश्च परशुरामश्च। पुत्रों में आपका पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं, तो क्या बनेगा, पुत्री च पुत्रः च। भ्रातरौ, तो भ्रातरों में आपका भाई और बहन दोनों आते हैं, तो इसका विग्रह क्या बन जाएगा, भ्राता च भगिनी च। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप इसमें एक शे से द्वंद्व या इतरेत्तर द्वंद्व ये लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप पहचान लो ये क्या है, द्वंद्व समास है पितरों। तो सीधे सीधे लिख देना कि ये पितरों किसका एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास का है। ठीक है, द्वंद्व लिखने में गलती मत करना, इसको देख लीजिए, इसका जो इसकी वर्तनी है इसमें काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं द्वंद्व को द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, अन्य पद प्रधाना। एक ऐसा समास है जिसमें जो भी सामासिक पद होता है, जो भी होते हैं उसमें पद, वो उनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा समास कौन सा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो वो यही समास है आपका। अन्य पद प्रधान का मतलब ये है कि समास जिन शब्दों से मिलकर बना होगा उनमें से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होगा। जैसे पीताम्बर, तो क्या बोल सकते हैं, जो पीला है अंबर जिसका। अब पीला है अंबर जिसका, पीतांबर में ना पीत प्रधान है ना ही अंबर प्रधान है। पीला है अंबर जिसका यानी कि कौन, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी आ रही है, श्री कृष्ण की आ रही है, किसी और के अर्थ में ये जा रहा है, कोई अन्य अर्थ प्रधान हो रहा है, तो वही आपका क्या है, बहुब्रीहि समास। जब सामासिक पद से भिन्न अन्य पद की प्रधानता हो वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। और दूसरा ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है कि ऐसा समास कौन सा है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो वही आपका कौन सा है, बहुब्रीहि समास ही है ये भी। ठीक है, पीताम्बरा का अगर विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, संस्कृत में कैसे करेंगे, हिंदी में तो हम कर लेंगे कि पीला है वस्त्र जिसका, लंबा है उदर जिसका, इस टाइप से। ठीक है, गजानन, हाँ तो गज है आनंद जिसके। ठीक है, लेकिन संस्कृत में कैसे करेंगे तो क्या बनेगा, पीतम अंबरम यस्य सहा। बस आपको यस्य सहा लगा देना है, बाकी में बस जो भी शब्द दिए हैं उनको तोड़ के संस्कृत में लिख दो। ठीक है, पीताम्बरः का क्या बन जाएगा, पीतम अंबरम यस्य सहा। लंबोदरः का क्या बन जाएगा, लंबम उदरम यस्य सहा, बस यस्य सहा ऐड कर देना है। नीलकंठा का क्या बन जाएगा, नीलम कंठम यस्य सहा। ठीक है, नीलकंठा कौन, नीला है कंठ जिसका यानी कि शिव जी। लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका यानी कि गणेश जी। ठीक है, ऐसे गजानना भी हो सकता है। ठीक है, गज है आनंद जिसके, दशानना ये भी आपके इसी में आ जाएंगे, दशानन, दशा आनान यस्य सहा। ठीक है, दश है मुख जिसके, आनंद जिसके। तो इस तरीके से इनका विग्रह करते हैं। ऐसे चक्रपाणी, चंद्रशेखर, आप चाहें तो इन शब्दों को नोट कर लीजिए। चंद्रशेखर हो गया आपका, चक्रपाणी हो गया, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु जी। ठीक है, चक्रपाणी, ये शब्द आपके सारे क्या हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। इसका क्या बनेगा, चक्रम पाणौ यस्य सहा। ठीक है, चक्रपाणी का क्या बनेगा, चक्रम पाणौ यस्य सहा। चंद्रशेखरा का भी ऐसे बनेगा, चंद्रहा शेखरे यस्य सहा। चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी। ठीक है, तो इस तरीके से समास विग्रह करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि पहला आपका समास कौन सा था, अव्ययी भाव समास आपका पहला समास था जिसका सूत्र क्या होता है। जैसे ही मैंने बोला कि अव्ययी भाव समास का सूत्र क्या होता है, एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि अव्ययी भाव समास का सूत्र ये होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता था, पूर्व पद प्रधान होता था ना, तो सूत्र आपका क्या बनेगा, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव। ठीक है, पूर्व पद, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। नेक्स्ट बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। यहाँ मैं सिर्फ प्रधान पद लिख रही हूँ जिससे क्या है कि आपको याद रहे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है। अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय और आपका द्विगु समास हो गया। ठीक है, द्विग समास होता है आपका संख्यावाची, पूर्व पद इसमें हो रहता है आपका संख्यावाची। लेकिन अगर प्रधान की बात करें तो कर्मधारय और द्विगु आपके तत्पुरुष समास के ही अंदर पढ़े जाते हैं। तो इसमें जो आपका प्रधान रहेगा वो कौन सा रहेगा, उत्तर पद ही प्रधान रहता है।
ठीक है, अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास है, ये नाम से भी लग रहा है कि लड़ाई झगड़े वाला द्वंद्व रहेगा, यानी कि दोनों पद प्रधान है तभी दोनों में क्या है, द्वंद्व है। ठीक है, तो इसमें कौन से दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधाना द्वंद्वा। ठीक है, दोनों पद प्रधान रहेंगे इसके। और नेक्स्ट था आपका बहुब्रीहि समास। तो इस समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं हम कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि में क्या आ जाएगा, अन्य पद प्रधाने। ठीक है, अन्य पद, इसमें आपका अन्य पद ही प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में आपको अव्यय देखने को मिलता है, जैसे एक आधा एग्जाम्पल बोल देती हूँ मैं, प्रत्येक, प्रत्येक, उपकूल वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगे। तत्पुरुष में क्या होता था, द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता था, आपका बन जाता था तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद आपका विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय की ये बात है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद हमेशा संख्यावाची मिलेगा। बस एक चीज़ याद रखना कि जब पहला पद संख्यावाची हो और साथ में नदी का नाम जुड़ा हो तो वो आपका चला जाता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होंगे। मोस्टली इसमें क्या आते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द मिल जाते हैं, जैसे माता पिता हो गया, ठीक है, रात दिन हो गया, रात और दिन, इस टाइप से। और बहुब्रीहि में तो आप पहचान ही लेंगे कि क्या है, जो समासिक पद होगा वो एक विशेष अर्थ देगा, एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष चीज़ की तरफ आपका ध्यान खींचेगा, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो समास आपके आज ख़त्म हो चुकी हैं। समास की क्लास आज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ समास आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। संधि भी आपकी हो चुकी है। कोशिश करूँगी मैं कल आपका संधि और समास का टेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट संडे को मैं कोशिश करूँगी आपका संधि और समास का टेस्ट ले लिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।